क्या हो अगर कुछ नंबर, कुछ आंकड़े हमें भविष्य की कहानी सुना सकें। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़ों के जरिए हम साल 2100 में भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, अगर भविष्य को पढ़ना मुमकिन हो तो अगर भविष्य एक किताब की तरह हो तो आबादी से जुड़े आंकड़े, जिन्हें हम डेमोग्राफिक्स कहते हैं, उसके पन्ने हैं। और यही पन्ने हमें बताते हैं कि आगे चलकर दुनिया और खासकर हमारा ये इलाका कैसा दिखने वाला है। तो ये भविष्य की किताब लिखता कौन है? ये काम करता है संयुक्त राष्ट्र। उनकी एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स नाम से। आप इसे एक तरह से भविष्य का नया एडिशन मान सकते हैं, जो हर कुछ साल में आता है। ये दुनिया के हर देश में जन्म, मृत्यु, आबादी सब पर नजर रखती है और इसी के आधार पर हमें आने वाले वक्त का एक रोड मैप देती है। और इसका जो 2024 का एडिशन है ना, उसमें एक कह सकते हैं एक छिपा हुआ प्लॉट ट्विस्ट है, खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। दुनिया भर के आंकड़ों के बीच हमारे इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा कहानी उभर कर आ रही है। एक ऐसी कहानी जो शायद यहाँ के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, भविष्य के इन नंबरों को समझने के लिए हमें पहले घड़ी को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। हमें अतीत में झांकना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि आज हम जहां खड़े हैं वहां तक पहुंचे कैसे। हजारों साल की कहानी है ये, पर चलिए इसे तेजी से समझते हैं। 800 एडी के आसपास इस पूरे इलाके में भारतीय धर्मों का प्रभाव था। फिर 1000 एडी के बाद गजनवी आक्रमणों के साथ उत्तर पश्चिम का डेमोग्राफिक समीकरण हमेशा के लिए बदलना शुरू हो गया। और फिर आया 1871, जब अंग्रेजों ने पहली जनगणना की और पहचान को नंबरों का खेल बना दिया। और आखिर में 1947 पार्टीशन, जिसने मजहब के आधार पर लकीरें खींच दी और आबादी का सबसे बड़ा बंटवारा कर दिया। और ये जो नंबरों का खेल शुरू हुआ था ना, उसको लेकर चिंताएं भी तभी से शुरू हो गई थी। ये कोई आज की बात नहीं है। देखिए, 1909 में, यानी 100 साल से भी पहले, जनगणना के उन्हीं शुरुआती आंकड़ों के आधार पर एक किताब लिखी गई थी, हिंदू एक मरती हुई प्रजाति। इससे पता चलता है कि आबादी को लेकर यह बेचैनी कितनी पुरानी है। अब बात करते हैं 1947 के बाद की। पार्टीशन के बाद जो नए देश बने, उनकी आबादी के रास्ते, उनकी डेमोग्राफिक ट्रेजेक्ट्री एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने लगी। यहीं से शुरू हुआ द ग्रेट मॉडर्न डाइवर्जेंस। और ये जो अलग अलग रास्ते हैं ना, इसकी पूरी कहानी एक नंबर में छिपी है, TFR, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। भारत में ये आंकड़ा है लगभग 2.0, जो कि 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे है। मतलब आबादी अब स्थिर हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये नंबर है करीब 3.3, जो बहुत बहुत तेजी से बढ़ती आबादी का संकेत है। भविष्य के जितने भी अनुमान हैं, उनकी जड़ यही एक बड़ा फर्क है। चलिए अब जरा असल आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 1950 में भारत की आबादी थी करीब 36 करोड़ और पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो तब पूर्वी पाकिस्तान था, दोनों की करीब 3.7 करोड़ थी। अब 2024 में देखिए, भारत 1.4 अरब के पार और पाकिस्तान 24 करोड़। लेकिन असली कहानी है 2100 के अनुमान में। यूएन का प्रोजेक्शन कहता है कि भारत की आबादी करीब 1.5 अरब पर जाकर स्थिर हो जाएगी। वहीं पाकिस्तान की आबादी 50 करोड़ को पार कर जाएगी। इस चार्ट को देखिए, ये उस फर्क को और साफ साफ दिखा रहा है। एक तरफ भारत और बांग्लादेश है, जिनकी आबादी सदी के अंत तक लगभग स्थिर हो जाएगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसका ग्रोथ का स्केल देखिए, अपने पड़ोसियों के मुकाबले कितना ज्यादा है। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। जो देश इतनी सारी मुश्किलों से घिरा है, उसी देश की आबादी इस पूरे क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ रही है। ये कैसे हो रहा है? चलिए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की चुनौतियों की लिस्ट लंबी है। 130 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार विद्रोह चल रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता तो है ही, और ऊपर से क्लाइमेट चेंज का कहर। हर कुछ साल में भयानक बाढ़ आती है, जो करोड़ों लोगों को बेघर कर देती है। कुल मिलाकर एक ऐसे देश की तस्वीर बनती है जो हर तरफ से भारी दबाव में है। और इस पूरी तस्वीर के सामने बस ये एक नंबर रखिए, 14 गुना। जी हां, 1950 से 2000 के बीच पाकिस्तान की आबादी में जो अनुमानित बढ़ोतरी है, वो 14 गुना से भी ज्यादा है। सोचिए, एक तरफ देश की ये हालत और दूसरी तरफ ये जबरदस्त डेमोग्राफिक मोमेंटम। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक वैचारिक प्रयोग। बस एक पल के लिए मान लीजिए कि 1947 का पार्टीशन हुआ ही नहीं। अगर ऐसा होता तो 2100 में इस पूरे उपमहाद्वीप की डेमोग्राफिक तस्वीर कैसी होती? ये सवाल हमें अखंड भारत की अवधारणा तक ले जाता है। अब ये क्या है?
ये एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है जो एक ऐसे भारतीय उपमहाद्वीप की कल्पना करता है जो बंटा ना हो। कुछ लोगों के लिए एक सांस्कृतिक आदर्श है तो कुछ के लिए एक भू राजनीतिक लक्ष्य। तो हमारे इस थॉट एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या निकलता है? ये थोड़ा चौंकाने वाला है। अगर हम आज के ट्रेंड्स को ही आगे बढ़ाएं और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की 2100 की अनुमानित आबादी को एक साथ जोड़कर देखें, तो उस काल्पनिक अविभाजित भारत में भारतीय धर्मों को मानने वालों की आबादी का हिस्सा 50% से नीचे जा सकता है। तो इन सब नंबरों का क्या मतलब निकाला जाए? इन आंकड़ों को कैसे समझा जाए? देखिए, इस भविष्य को पढ़ने के मोटे तौर पर दो अलग-अलग तरीके हैं। पहला नजरिया, जिसे कुछ लोग एक्सटिंक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं, वो ये मानता है कि फर्टिलिटी रेट में ये जो फर्क है ये बना रहेगा और इसकी वजह से इस इलाके का सांस्कृतिक और धार्मिक ताना बाना हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन एक दूसरा क्रिटिकल व्यू भी है। ये कहता है कि टीएफआर का लेना देना मजहब से ज्यादा विकास, शिक्षा और आर्थिक हालात से है, और जैसे जैसे पूरे क्षेत्र में विकास होगा, शिक्षा बढ़ेगी, ये फर्टिलिटी रेट्स अपने आप एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या डेमोग्राफी ही डेस्टिनी है? क्या जो नंबर कह रहे हैं वो होकर ही रहेगा, या फिर सामाजिक आर्थिक विकास यानी एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमी इस कहानी का रुख पलट सकते हैं? उपमहाद्वीप का भविष्य शायद इन्हीं दो सवालों के जवाब के बीच कहीं लिखा जाएगा।